अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चांद। तीन अहम खबरें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपने ही एक साथी जज के खिलाफ बाकायदा दरख्वास्त की समाअत शुरू कर दी है, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जस्टिस जहांगीरी की डिग्री असली नहीं है और उस हवाले से आज बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और दरख्वास्त को काबिल समाअत भी करार दे दिया गया है। इसके अलावा सियासी महाज के ऊपर भी बड़ी हलचल है। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान और कारकुन अडियाला जेल की तरफ जाने वाली सड़क पर धरना दिए बैठे हैं। आज मुलाकातों का दिन था इमरान खान के फैमिली मेंबर्स का, मगर उनको मुलाकात की इजाज़त एक बार फिर नहीं मिली और अभी तक की जो इतलात हैं कि धरना जारी है। पंजाब पुलिस की एक भारी तादाद वहाँ पर मौजूद है और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इमरान खान के हवाले से कुछ अपनी पोजीशन को क्लियर किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि इमरान खान अपने लिए तो मुश्किलात पैदा करते हैं मगर पूरे सिस्टम को भी दबाव में ले आते हैं। और इसके साथ ही पंजाब असम्बली ने एक करारदाद के ज़रिए ये मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत इमरान खान के जो मैसेजेस हैं, जो बयानात हैं जो वो अडियाला जेल से जारी करते हैं, उन पे पाबंदी लगाएं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरफ से अभी तक किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं आया, क्योंकि उसके हवाले से भी कहा जा रहा था कि शायद फौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उसका सूबाई असम्बली की तरफ से कोई रद्द अमल आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान इस वक्त प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने, जो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज हैं और इस वक्त रहनुमा हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के। तो जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब, बतौर एक हाई कोर्ट जज आप कैसे देख रहे हैं कि 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बैठकर अपने एक साथी जजेस को न सिर्फ ये कि नोटिस जारी कर रहे हैं, 3 दिन का टाइम दिया है जवाब जमा कराने का और उसके साथ दरख्वास्त को काबिल समाअत भी करार दे दिया गया है। तो ये आप भी तो काफ़ी अर्सा जज रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये कोई अनोखी बात है या नहीं? अनोखी तो है जी, आपके सामने जिस तरीके से ये प्रोसीडिंग की जा रही है और ये ओपन सीक्रेट है कि जहांगीरी साहब दे डोंट वांट टू सी हिम ऑन द बेंच। और जहाँ तक मेरिट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि को वारंटो जो है इस स्टेज पे सिंडिकेट के ऑर्डर पे जिसको सस्पेंड किया गया है उस पे उसको लेना और उसकी बेसिस पे उनकी एलिजिबिलिटी डिटरमिन करना। देखें, एक जज की एलिजिबिलिटी जो है वो है एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विद 10 years स्टैंडिंग। जब तक उनका वहाँ से बार काउंसिल से ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जिसको वो चैलेंज कर सकते हैं और वो चैलेंज होना भी चाहिए। और ये सेटल्ड लॉ है कि डिस्प्यूटेड फैक्ट जो है वो रिट जुरिस्डिक्शन में डिटरमिन नहीं हो सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट तक, हमारे मुल्क का अभी तक सेटल्ड लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको ना बदल दे, अभी तक का यही कानून है। अच्छा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद नहीं है? पाबंद नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो अब कोई जुरिस्प्रूडेंस नई ना ले आए। तो फिलहाल तो जुरिस्प्रूडेंस ये है कि डिस्प्यूटेड फैक्ट्स वहाँ पे डिसाइड नहीं हो सकते। उसकी बेसिस पे अगर वो जहांगीरी साहब को वारंटो में फारिग करते हैं तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा जुडिशल हिस्ट्री का। अब ये बताएं कि सिंध की यूनिवर्सिटी जो है उसने तो एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जस्टिस जहांगीरी और चंद दीगर लोगों की डिग्री मंसूख की जाती है। उस नोटिफिकेशन को सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। और तो क्या एक मुअत्तल नोटिफिकेशन जो है वो दूसरे सूबे की किसी हाई कोर्ट में तो दोबारा उसकी बुनियाद पे कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। देखें, आप जहाँ पे वफाक पार्टी हो या इवन सूबा पार्टी हो, आपने देखा होगा कि एक जिसको राहदारी बेल कहते हैं, राहदारी बेल किसी और सूबे से जाके वो लेते हैं और वो दूसरे सूबे की हाई कोर्ट तक पहुँचने तक या उस अदालत तक पहुँचने तक लेते हैं। लेकिन वहाँ की जो एग्जेक्टिव है या वो कोर्ट है वो ये नहीं कहती कि ये दूसरे सूबे का और इस सूबे पे ये एप्लीकेबल नहीं है। So that order exists there. In presence of that order,
मेरा ख्याल है कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, नोटिस इशू नहीं हो सकता इसकी बेसिस पे, अनलेस के वो वाला ऑर्डर विदड्रॉ हो। ये एक अलग लीगल बहस है। अच्छा, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी लेकर गए, जब उनको इसी बेंच ने, जस्टिस डोगर और जस्टिस आजम खान ने बतौर जज काम करने से रोक दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस हुक्म को गैर आईनी करार दिया, कलअदम करार दिया, और साथ में ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पहले अपने अख्तियार समात के हवाले से फैसला करे। तो क्या अख्तियार समात के हवाले से फैसला करने से पहले फ्रीकेन को सुनना जरूरी नहीं है? आज तो उन्होंने इसको काबिल समात भी करार दे दिया, नोटिस बाद में जारी किया। देखें 10A जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक बाकी है, 10A ड्यू प्रोसेस की बात करता है, और आर्टिकल 4 जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ की बात करता है। तो किसी को सुने बगैर उसके खिलाफ फैसला करना और ये डिटरमिन करना, जुरिस्डिक्शन एज्यूम करना जो है वो और उस पे फैसला करना, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि मेन केस पे फैसला करना। उसको अलहदा से चैलेंज भी किया जा सकता है, और वो फैसला बगैर दूसरी पार्टी को सुने करना जो है, ये तो आपके सामने वही वाली इंटेंशन जो उनकी है कि जितनी जल्दी वो उनको वो क्या कहते हैं, एक मिसाल बनाना चाह रहे हैं। ये मिसाल से क्या मुराद है? ये कौन मिसाल बनाना चाह रहा है और इससे क्या मिसाल बनेगी? मिसाल ये बनेगी कि जो अभी बैठे हुए हैं, जिनके सर पे ट्रांसफर की एक तलवार तो लटका दी है, उनको ये भी बताया जाएगा कि अगर आप नहीं सही तरह चलेंगे, स्टेट के साथ नहीं चलेंगे, मौजूदा स्टेट के साथ, वो तो तब है ना कि जब उनकी डिग्री जाली होगी। यहाँ पे कोई भी डिग्री जाली करना या कोई भी इशू निकालना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। देखें, मैं नहीं कह रहा कि किसी के भी बच्चे से कोई भी हादसा हो सकता है। एक ही हाई कोर्ट में एक ही हफ्ते के अंदर आपको 2 मिसालें मिल रही हैं कि एक जज के खिलाफ जिस तरह से प्रोसीड किया जा रहा है, और एक जज के बेटे से एक हादसा हुआ है, और वो कितनी जल्दी यहाँ पे इसी इस्लामाबाद के रिलीफ मिल गया, और वो सुलह भी हो गई, 4 दिन में सुलह भी होगी, बच्चा बाहर आ गया। तो आपको ये सिस्टम की कलरफुलनेस नजर नहीं आ रही? बल्कि जज को खिलाफ रिट के हवाले से एक ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दूसरे केस में एक जज साहब ने फैसला दिया कि जज के खिलाफ रिट नहीं हो सकती, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाएगा। तो होना क्या चाहिए? कानूनी रास्ता क्या है? अगर जज की डिग्री के ऊपर सवाल उठता है तो इसकी तहकीक कौन कर सकता है? इसका फैसला कौन कर सकता है? अतीउल्लाह जान साहब, 2 उसके तरीके हैं मेरे ख्याल में। एक तो बार काउंसिल वाला रास्ता है, अगर बार काउंसिल के जरिए आते हैं तो वो लाइसेंस मनसूख होना, एलिजिबिलिटी इज द लाइसेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर वो मनसूख हो जाता है तो आपकी जज की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर कोई फैक्ट्स के ऊपर डिटरमिन करके जज को फारिग किया जा सकता है तो उसका फोरम सिर्फ 209 जुडिशियल काउंसिल। ये कंप्लेंट वहां जानी चाहिए, सिंडिकेट का ऑर्डर वहां पे जाना चाहिए, और वहां पे पहले इंक्वायरी होगी कि इसकी वेरासिटी क्या है, फिर अगर वो काबिल समात होगा तो फिर उसके ऊपर पूरी वहां पे एविडेंस भी हो सकती है, उनको बुलाया भी जा सकता है। ये को वारंटों में नहीं हो सकता। अच्छा जज साहब, एक आखिर में छोटी सी बात कि हर ऐसे आईनी मामले पे आमतौर पे हाई कोर्ट कुछ अदालती मुआवन मुकर्रर करती है। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जो अदालती मुआवन मुकर्रर किए गए हैं वो नून लीग के एक्टिविस्ट हैं, नून लीग के सेनेटर रहनुमा बैरिस्टर जफरुल्लाह खान हैं, एडवोकेट अशतर उसाफ अली साबिक अटॉर्नी जनरल जो नून लीग के बहुत करीब हैं। तो ये अदालती मुआवन बनाने का असूल क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किसको होना चाहिए, और क्या इन वकीलों को खुद इनकार नहीं कर देना चाहिए? अमाइकस जो है उसको जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। कोर्ट को उन्होंने असिस्ट करना है और उसका इम्पार्शियल होना जरूरी जो है वो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अगर कोई सी भी बंदे को लगाते हैं और उसकी ओपिनियन वो समझता है कि इम्पार्शियल नहीं होगी तो मेरा ख्याल है उनको खुद रिक्यूज कर देना चाहिए। अच्छा, लास्टली क्या वजह हो सकती है सारी कार्रवाई की? जस्टिस जहांगीरी ने, एक तो वो 6 जजों का वो खत जो था उसमें जस्टिस जहांगीरी भी शामिल थे जिनके घर से खुफिया कैमरे बरामद हुए थे। दूसरा, उन्होंने इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलकों की स्क्रूटनी शुरू कर रखी थी बतौर ट्राइब्यूनल, और वो फार्म 45-47 तलब कर लिए थे जिसकी वजह से नून लीग भी उनके खिलाफ थी।
तो आपको क्या लगता है कि ये सारी इंतकामी कार्रवाई है? मेरा ख्याल है ये दूसरा चार्ज जो उनके खिलाफ है ना वो ज्यादा सीरियस है। नून लीग वाला वो जो ये खोलना, 3 हलकों को खोलना, क्योंकि ये सारी खराबी जहां से शुरू हुई है वो 8 फरवरी से शुरू हुई है, बल्कि उससे पहले 13 जनवरी से। तो काजी फायज ईसा साहब ने तो वो किया, लेकिन 8 फरवरी के बाद जो मैंडेट मिला है जिस तरीके से लिया गया है, अब उसको बचाते हुए उसकी बेस पे जो गवर्नमेंट बनी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस सिस्टम को खींचने के लिए 5 साल या उससे ज्यादा के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। और जो बंदा भी उस तरफ देखता है वो मेरा ख्याल है रेड लाइन क्रॉस करता है। बहुत शुक्रिया, हम मजीद रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील, रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में चलते हैं, बात करते हैं अडयाला जेल के बाहर क्या हो रहा है और बिलावल भुट्टो क्या कहना चाह रहे हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मुलाकातें नहीं हो रही अडयाला जेल में, ख़ास तौर पे हालिया कशीदगी जिसमें हमें इजाफा देखने को मिला। फौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर खैबर पख्तूनख्वा में उसके रद्द-ए-अमल के बाद आज भी अडयाला जेल के बाहर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहनें धरना दिए बैठी हैं और PTI के कारकुन भी वहाँ मौजूद हैं। आज इस सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलो, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन, और हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे मियाँ मोहम्मद नौमान जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। मगर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हम आपको लिए चलते हैं अडयाला रोड के ऊपर, जहाँ पे इस वक्त भी PTI के कारकुन और लीडरान और बानी PTI की बहनें धरना दिए बैठी हैं, एहतजाज कर रही हैं, जहां से हमें सीनियर जर्नलिस्ट शबीर डार हमें अपडेट दे रहे हैं। जी शबीर डार साहब, क्या सूरत हाल है अडयाला जेल के बाहर और ये कितने फासले पे है ये एहतजाज, और क्या पुलिस जो है वहां पे इनको हटाने की कोई तैयारियां भी कर रही है? जी मुतीला जान साहब, कोई 7-8 घंटे गुजर चुके हैं। इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर मौजूद है। ये अडयाला जेल से फैक्ट्री नाके तक करीबन 1 किलोमीटर का फासला बनता है। यहाँ पर वो धरना दिए बैठे हैं और उनके हमरा कारकुनान भी PTI के मौजूद हैं और अरकान सूबाई व कौमी असम्बली भी यहाँ पर मौजूद है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हैं, शफी जान है, तर्जुमान KP हुकूमत, इसी तरह शाहिद खटक है, मीना खान है, जुनेर अकबर है और दीगर कारकुनान भी उनके हमरा मौजूद है। ताम पुलिस ने आज अभी तक उनसे ना ही कोई मुज़ाकरात किए हैं, ना ही कोई बातचीत की है, क्योंकि एक प्रैक्टिस रही है जब भी अलीमा खान यहाँ पर आती हैं मुलाकात के लिए, तो जब उनको रोका जाता है तो उनको वापस जाने के लिए एक तो उनको मनवाया जाता है या जो पुलिस हुकाम उनसे बातचीत करती है, मुज़ाकरात करती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। बीच में हमने देखा कि जब 6 से 7 बजे के करीब पुलिस ने ऑपरेशन की तैयारी की थी, यहाँ पे जो कारकुनान अलीमा खान के हमरा आए थे उनको यहाँ से हटाने के लिए पुलिस ने एक्शन की तैयारी की थी और इजाफी पुलिस नफरी यहाँ पर तलब की गई थी, खवातीन पुलिस एहलकार भी तलब की गई थी। ताहम उसके बाद ऑपरेशन को मौखर किया गया और मेरा ख्याल है कि पुलिस ने जानबूझ के ये मौखर किया, क्योंकि अब जो कारकुनान की तादाद है वो बहुत कम रह गई। यानी पहले करीबन 200 से 300 बल्कि इससे ज्यादा ही कारकुनान यहाँ पर आए थे, अब सिर्फ 50 से 60 कारकुनान यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की कोशिश ये है कि अच्छा शबीर डार साहब ये बताइए, शबीर डार साहब कोई वजह बताई है पुलिस ने कि मुलाकातों पे पाबंदी है, नहीं कराई जाएगी? क्या आज का दिन मुकर्रर नहीं होता इमरान खान की बहनों से मुलाकात का? जी बिल्कुल, आज फैमिली की मुलाकात का दिन है, वकला की मुलाकात का दिन है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद है, दीगर अदालतों भी अदालती अहकामात मौजूद हैं, लेकिन गुज़श्ता 1-1.5 माह से करीबन ये मुलाकातें नहीं हो रही हैं। 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी, डॉक्टर उज़मा खान PTI की बहन है, उनकी एक मुलाकात हुई थी, उससे पहले ना हुई थी ना उसके बाद अब तक। चलिए, बहुत शुक्रिया शबीर डार हमें अपडेट देने के लिए। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज से तकरीबन 9 महीने पहले लार्जर बेंच ने यह हुक्म दिया था कि मुलाकातें ऐसे होंगी, उसका तरीक़ाकार वज़ा किया गया था, मगर वो तहरीरी हुक्मनामा आज तक चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी नहीं किया, बावजूद इसके
कि दीगर दोनों जजेस ऑन रिकॉर्ड कमरा अदालत में कह चुके हैं कि वो उस हुक्मनामे पर दस्तखत कर चुके हैं। वो तहरीरी हुक्मनामा न तो PTI के पास है और न बज़ाहिर जेल के हुकाम के वो पास है। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जनाब ब्रिगेडियर गुम्मद साहब, आप अडियाला जेल नहीं गए? मैं पिछली दफा गया था। मेरा मतलब अडियाला जेल के बाहर रोड मैं पिछली दफा गया था, तकरीबन 6-7 घंटे रहा था। मुझे तो डार साहब आपके नुमाइंदे जो उनसे हैरानगी हो रही है, इस वक्त भी वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। अभी मैं 5 मिनट पहले देख रहा था, हमारी लीडरशिप वहाँ मौजूद है। सलमान अकरम राजा है, गौर खान है, अलीम अपना तीनों बहनें हैं और कारकुन बड़े तादाद में MNA MP है। वो लोग देखे हर ट्यूसडे को आते हैं और हज़ारों की तादाद में आते हैं और ख़ुद अपने किराए पे आते हैं, ना उनके पास वसाइल होते हैं। तो हम हकीकत मुझे ये बताएं कि इस दुनिया में कौन सा कानून है कि जहाँ कैदी के लवाहकीन को ना मिलना चाहिए। ये तो भी है भी नाहक कैदी, सियासी कैदी जिसके ऊपर सब झूठे पर्चे। लेकिन जो कैदी साहब अपनी मुलाकात में जो बयान जारी करते हैं उसमें इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल होती है अस्करी क़यादत के खिलाफ, तो उसके बारे में आप क्या देखिए? वो जुबान मेरा नहीं ख्याल है, बदकिस्मती आज मैं एक पढ़ रहा था कि खान साहब शायद इतनी नहीं सख्त करते होंगे जितनी बार उसको आकर बनाया जाता है। ये क्योंकि मैं जिस खान को जानता हूँ ना, वो बड़ा नरम दिल आदमी है और वो इस तरह की बातें लेके, क्योंकि जब 1-to-1 बात ना हो, बात करवे हमेशा हमारे फौज में होता है कि आर्डर नीचे से चलता है ऊपर तक चेंज हो जाते हैं। तो ये खान साहब मेरा ख्याल इतनी सख्त लैंग्वेज फौज में वाकई आर्डर जो नीचे से चलता है ऊपर तक तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। कुछ थोड़ा सा मिर्च मसाला भी बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है, वो तो इधर उधर नहीं हो सकता। नहीं सर, फौज में भी होता है वो। थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना। भाई से फौजी चलता है, फौजी से आगे चलता है, आगे पहुंचे। अगर ऊपर से ऑर्डर है कि मिसाइल मारो तो नीचे पहुंचते पहुंचते तो वो ऊपर वाला ऑर्डर नीचे हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादती है। हकीकत को जब तक हम नहीं मानेंगे, हाँ एक सबसे पॉपुलर नंबर 1 पार्टी का लीडर है और इस वक्त भी अवाम उसके साथ। तो आपके ख्याल में हमारी अस्करी क़यादत एस्टैब्लिशमेंट इसको तस्लीम नहीं कर रही? करती है, वो भी दिल से करती है। अच्छा, दिल से करती है, लेकिन वो लेदर नहीं। ये जो फौज के तर्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बारे में आप क्या देखिए? वो बात सुने, मैं लैंग्वेज जो है ना, खा वो खान हो या अस्करी क़यादत हो या मैं हूं, उसमें हमें इस हद तक ना जाना चाहिए कि किसी को, यानी लेफ्टिनेंट जनरल बहुत मैच्योर रैंक होता है, बड़ी वो छाननी से पूर्ण कराया होता है। आपके ब्रिगेडियर रैंक से तो ऊपर होता है बहुत। लेफ्टिनेंट जनरल जी सबसे हाईएस्ट रैंक है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि, और एक्चुअली ये 2 लोगों की लड़ाई में ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है ना, वो सियासी लड़ाई में इनको इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो नहीं होना चाहिए। चल जी मैडम, आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इनको, जो लड़ाई में इनको एस्टैब्लिशमेंट को अभी इनको इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको आपने बात की है जी। मतलब इशारा पीपल पार्टी इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल कर रही है। पार्टी ना इतनी स्ट्रांग, तो ये कि ना तो पीपल्स पार्टी कभी इस्तेमाल हुई है और ना ही कभी किसी को इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम को ताकत का सरचश्मा कहा और यही हमारा मोटो है और हम इसी पे चलते हैं। आपने देखा कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म थे, वेरी पॉपुलर थे और उनको किस तरीके से ना सिर्फ उनको एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया बल्कि उनको तख्तेदार पर भी चढ़ा दिया गया। और उस दौर में देखिए, उस अदालत पहले माशाल्लाह लगा जनरल जिया ने, हम तो नाम लेते हैं, ठीक है, जनरल जिया ने किया, एक आर्मी डिक्टेटर ने किया ना, एक आर्मी डिक्टेटर ने, मैं तो नाम लेती हूँ जनरल जिया ने, ठीक है। अच्छा। मैं कोई किसी के एस्टेब्लिशमेंट के फेस में नहीं छुपना चाहती, किसी के नहीं, जनरल जिया उसका था, उसने माशाल्लाह भी लगाया, उसने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालतों को इस्तेमाल करके तख्तेदार तक चढ़ाया। आप अस्करी क़यादत को बदनाम नहीं कर रही जनरल जिया का नाम लेकर? देखें, जो है फैक्ट उस पे बात करनी चाहिए, उस पे बात करनी चाहिए, ठीक है। उस वक्त भुट्टो का नाम लेना या पीपल्स पार्टी का नाम लेने पे 10 कोड़े लगते थे, 2 साल सजा होती थी। और उस वक्त तकरीबन हमारे 67,000 वर्कर्स ने कोड़े खाए, फांसियां लगी, लेकिन हमने ना तो अस्करी क़यादत को उस वक्त गालियां दी, ना हमले किए, ना अदालतों पे हमले किए। अदालत ने 50 साल के बाद एक्सेप्ट किया कि वो कत्ल जो था वो लेकिन ये बिलावल भुट्टो क्यों पीटीआई पे बरस रहे हैं? उनका ये कहना है कि पीटीआई ने अपने ऊपर भी और पूरे निजाम को भी जो है वो दबाव में ले आई है पीटीआई की वजह से। तो पीटीआई ने क्या ऐसा किया है कि पीपल निजाम भी दबाव में आ गया, पीटीआई खुद भी दबाव में है?
बिलावल भुट्टो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात, ठीक है, आरटीएस सिस्टम को बैठा के किस तरह उस वक्त भी आप जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, मैं कहती हूँ उस वक्त जनरल बाजवा, जनरल फैज सभी थे आप फैज पहुंचाने में, किस तरीके से हाथ पकड़ पकड़ के लाया गया। नाम लेते हैं ना फिर, ठीक, हम तो लेते हैं बिल्कुल, नहीं, हमने जिया के खिलाफ जो नारेबाजी की ना, जो जिंदगी गुजरे, जो मुशर्रफ के खिलाफ की, बिल्कुल खड़े होकर डंके के चोट पे की है, ठीक है। हमने किसी से ना डरे ना, लेकिन हमने एक अखलाकियात के दायरे में रह के कि जो जमहूरियत का दायरा है, जो हमें, ठीक है, ये तो बीबी ने खुद कहा, आपको याद होगा 85 का जब गैर जमाती इलेक्शन को बाइकआउट किया तो बीबी ने एडमिट किया कि वो हमारी सियासी गलती थी। आज पीटीआई एक अच्छी मेजॉरिटी में अपोजिशन में है, पार्लिमानी सिस्टम का टोटल बाइकआउट किया हुआ है, स्टैंडिंग कमेटीज नहीं चलने देते, पार्लिमानी सिस्टम नहीं चलने देते। पीटीआई कर रही हैं, आप पीटीआई को मानती हैं कि वो अच्छी पार्लिमानी जमात है? नहीं है तो जब तो ये भुगत रहे हैं। जो आज चेयरमैन साहब ने कहा उसकी बुनियादी वजह ये कि आप जो है सिस्टम, पीटीआई को ऐसा पीटीआई मानती है? देखिए पीटीआई तो असूलन अगर आप देखें तो वो तो पीटीआई बैठी ही नहीं है, ठीक है, आजाद मेंबर्स बैठे, लेकिन वो हैं तो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं ना। पार्टी मानती है उनको सियासी जमात? देखिए सियासी जमात होती तो यह सियासी बहरान ना होता। बिल्कुल, आज ये सियासी बहरान ना होता। अगर देखिए सियासतदान जो होता है वो मुज़ाकरात पे आता है, नेगोशिएशन पे आता है, आप बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालते हैं, बंद दरवाजे, बंद रास्ते से भी मुज़ाकरात के रास्ते निकलते हैं। मुज़ाकरात किए थे तो COD साइन हुआ था। जी जी, अच्छा जनाब मियां मोहम्मद नुमान साहब, आपने सुन लिया, आपकी हुकूमत है और आप क्यों नहीं मुलाकात करने देते? क्या ये मुलाकातों का अख्तियार जो है शहबाज शरीफ साहब के पास है या सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला के पास है? दोनों में से ज्यादा बाख्तियार कौन है इस मामले में? देखिए पहली बात तो ये है मतीउल्लाह जान साहब, एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने पहली दफा अपने प्रोग्राम में बुलाया है, और दूसरी बात ये है कि जो कैदी नंबर 802 हैं ये प्रॉपरली कन्विक्टेड है। 804 जो भी भाई 804 है, 802 नहीं है। वो 802 बेचारा कैदी जो है वो वैसे ही रगड़ा जाएगा, नंबर सही लें। ठीक है जनाब, 804 कर लें। तो गुजारिश ये है कि एक तो ये है कि मुलाकात की जो अफादियत है, देखना ये है कि इस मुलाकात का जो नतीजा होता है कि इस मुलाकात के बाद जिस अंदाज में बाहर आकर बयानात दिए जाते हैं जिससे मुल्की सालमियत को खतरात लाहिक हो जाते हैं, और जिस तरह इंडिया के टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर यानी बातें की गई हैं हमारी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और मुल्की सालमियत को दाव पर लगाया गया है, जिस तो उसका जवाब तो दे दिया ना पूरी दुनिया के अंदर। नुमान साहब उसका जवाब तो दे दिया फौज के तर्जमान ने, अब और क्या चाह रहे हैं आप? देखिए बात ये है कि एक तो ये है कि ये जो पीटीआई, अभी आप मेरी बहन से पूछ रहे थे कि ये पीटीआई जो है ये किस तरह की जमात है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक अजीबो गरीब तख्लीक है, और इसको कहते हैं कि अजीबुल खलकत, यानी एक ऐसी ये जमात है जो कि इतनी सेल्फ सेंटर्ड है कि जिसका बुनियादी मंशूर ये है कि इनके अलावा सब लोग गलत हैं और ये किसी से मुज़ाकरात पर आमादा नहीं होते। मगर इसके साथ पब्लिक भी तो है ना नुमान साहब, हैं कि सियासत सूबे में इसकी हुकूमत है, 4 करोड़ आवाम का मैंडेट है, और ये अपने अलावा क्या कह रहे हैं? मेरी गुजारिश सुन ले, आप मुझे दरमियान में इंटरप्ट ना करें ना, आप मुझे दरमियान में इंटरप्ट ना करें, ठीक है ना। आप मेरी बात सुने जरा। बात यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी और ये मुल्क के अंदर मुआशी बहरान था, तो इनको बारहा ये कहा गया तमाम लीडरशिप की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, कि जी मिसाके मईशत के ऊपर हम मिल के चलते हैं, इस मुल्क को मुआशी अबतरी से निकालने के लिए हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा जी हमने तो आपसे बात ही नहीं करनी, हमने तो आपको जेलों के मजे चखाने हैं, हमने आपके पंखे बंद करने हैं, हमने आपके खाने बंद करने हैं, हमने आपके कूलर बंद करने हैं, एयर कंडीशन आपको चक्कियां पिसवानी हैं। ये मुसलसल इस बात के ऊपर, और आज भी आप देखें कि हुकूमत तो मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल तैयार है, तो ये मुज़ाकरात जिनसे करना चाहते हैं वो मुज़ाकरात इनसे करना ही नहीं चाहते, और वो ये एक बड़ा एक जनरल स्टैंस है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो सियासी पार्टियां आपस में उनको करने चाहिए। और ये मुज़ाकरात की उम्मीद किससे रख रहे हैं? असल चीज ये है कि ये आए,
यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद है, दीगर सियासी जमातें मौजूद हैं। ये टेबल पर आए, ये मुज़ाकरात करें, ये मुज़ाकरात के जरिए, हम तो मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने पर यकीन रखते हैं। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, नवाज साहब ने मुज़ाकरात की खुलेआम ऑफर कर दी। हम तो ये समझ रहे थे कि हुक्मरान जमात ने ऐलान किया कि अब मजीद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मगर नवाज साहब ने कह दिया है कि जी मुज़ाकरात के लिए आ जाए। बट एनीवे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। इमरान खान के बयानात पर पाबंदी के हवाले से पंजाब असम्बली ने करारदाद मंजूर कर दी है, मगर इस तमाम सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली क्या कर रही है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। साफी प्रोग्राम में पंजाब असम्बली में एक करारदाद मंजूर की गई है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान के अडियाला जेल से बाहर आने वाले बयानात पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। तो ब्रिगेडियर गुमन साहब, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पीटीआई की असम्बली क्या कर रही है? इतना कुछ हो चुका है, ये तवक्को की जा रही थी कि शायद वहां से भी कोई करारदाद मंजूर होगी, ये जो कुछ मामलात हुए फौज के तर्जमान के बयान के हवाले से, तो पंजाब असम्बली तो करारदाद मंजूर कर रही है, तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मतीला जान मेरे भाई, ये फर्क है नून लीग और पीटीआई पे। मैं दाद देता हूँ केपी के चीफ मिनिस्टर को, जिसके मतलब कह रहे जी बड़ा जोशीला है, बड़ा, उसने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है, वो इनको टाइम दे रहा है, वो कानून कायदे के मुताबिक जा रहा है। जे अब 8-9 दफ़ा वो आया है, उसको नहीं मिलने दिया गया। इनकी ये बात करते हैं, उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर मुबारकबाद देता है तो उसने कहा जी मेरी मुलाकात करा दें, तो आगे से जवाब क्या मिलता है कि मुझे पूछ लेने थे। यानी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, इसके ये कहते हैं किससे मुज़ाकरात, ये सारा लॉलीपॉप है, ये इनके इख्तियार में इसलिए नहीं है कि ये 17 वोटों से हुकूमत बनी हुई है। नून लीग की टोटल 16 या 17 थी, और मैं इनके एमएनए वजीरों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे खुद माना है। तो जब एक बुनियाद ही गलत हो, एक इमारत ही गलत हो असम्बली के 17 हुकूमत, वो क्या वहां पर उनके पास क्या ताकत होगी। दूसरा ये देखे ना मुझे कौन सा माहौल है, ये क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की, जरदारी साहब ने नहीं की, नवाज शरीफ ने की, क्या कभी हमने पीटीआई गवर्नमेंट सोचा था कि इनको पाबंदी लगाएं? ये कितना बचकाना और सिर्फ खुश करने के लिए अपना आकाओं को ये इस तरह के काम कर रहे हैं। और केपी की असम्बली इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी जो कानून और जो आईन है उसके खिलाफ हो। अच्छा नुमान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी भी पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम नहीं करती? हक में करारदाद मंजूर करे तो क्या खिलाफ कानून है वो? कौन जी? बिल्कुल खिलाफ कानून है। अगर केपी असम्बली अपने लीडर के हक में करारदाद को मंजूर करे तो वो क्या खिलाफ कानून होगी? वो क्यों करेगी? नहीं, वो इमरान खान के हक में करने में क्या नहीं हक, क्योंकि वो एक क्या जरूरत है हमें, तो वो एक लीडर है, इसलिए कि वो ये समझते हैं ना कि वो कैदी है और वो जीता हुआ है, उसके हक में करारदाद, उसको तो किसी करारदाद की जरूरत ही नहीं है। कल भी प्राइम मिनिस्टर था, आज भी प्राइम मिनिस्टर है पीटीआई के लिए, आज भी है एक्चुअल वो प्राइम मिनिस्टर है। ये तो सारे मेरा सवाल ये है कि क्या आपकी नून लीग जो है पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम करती है? बिल्कुल, ये फाशिस्ट जमात है, ये ऐसी जमात है जो अपने इलाके किसी के बतौर पीटीआई आप इसे तस्लीम करते हैं? और आज इनकी नाकामी की, इनकी आइसोलेशन की, इनके एक अकेला हो जाने की बुनियादी वजह यह है कि ये समझते हैं कि सियासी जमात सिर्फ ये, मैंने पहले भी कहा था, ये अजीबुल खलकत जमात है, एक अजीबुल खलकत, यानी ये एक तंजीम है जो अपने अलावा किसी सियासी जमात ये वैसे नुमान साहब, ये अजीबुल खलकत, एक सेकंड इसको वजाहत कर दें नुमान साहब, ये अजीबुल खलकत इस वजह से है कि खलकत इसके साथ है, क्या वजह है? नहीं, ये अजीबुल खलकत इस वजह से है कि अजीबुल खलकत का मतीउल्लाह जान साहब, मैं आपको लुग़वी मतलब बताता हूँ, आप थोड़ी सी डिक्शनरी खोल के पढ़ भी लिया करें कि अजीबुल खलकत वो चीज होती है जो बिल्कुल, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं होती, जो ऐसा काम करती है जो दुनिया का रवाज नहीं होता। और ये इनका एक नारा है, इनका स्टैंस ये है कि जनाब हम सिर्फ सियासी जमात हैं और हमें डायरेक्टली हक है पाकिस्तान में हुकूमत करने का, इसके अलावा कोई सियासी जमात नहीं है, किसी की अवाम के अंदर किसी के अंदर की पजीराई नहीं है। तो इस हवाले से ये नुमान भाई, अगर अजीब खलकत होती तो लाहौर में जो इलेक्शन हुए, मैं खुद वहां था, यकीन करें 5% टर्नआउट नहीं हुआ, लोग निकले नहीं है। तो फिर और इन्होंने 8 फरवरी को भी अवाम ने, अवाम तो शऊर है ना पाकिस्तान की अवाम, वो सही फैसला करती है। 8 फरवरी को जो वोट दिया, जो हजारा में इलेक्शन हुआ है,
हजारा में जो हरिपुर में इलेक्शन हुआ है उसके अंदर आपको इबरतनाक शिकस्त हुई है। लाहौर के अंदर आपने पूरा मुकाबला किया, उधर जो आपने जाए आज भी पूरे पंजाब के अंदर आपने इबरतनाक वो भी इलेक्शन हमने 27,000 से जीता हुआ। इसमें जो आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाए 1.5-2 साल बाद फैसला आ जाएगा। कौन सी ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं? 8 फरवरी के एक ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आया, एक रेफरेंडम हुआ 23 नवंबर को, जिसके नतीजे में इनकी मकबूलियत का भांडा फूट गया है और इनकी मकबूलियत इस वक्त 0/0 है। लोग इनसे तंग हैं। ये पाकिस्तान की मौशी अच्छा, मैं शायद रहमानी से आज इनकी भी एक बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी शायद रहमानी, आप क्या कह रही हैं कि ये अगर आप भी ये कहती हैं कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है तो फिर आप मुज़ाकरात किससे करेंगे अगर करने भी हुए? देखिए, बात ये कि सियासत उससे कहते हैं जो आप मुफाहमत के जरिए सियासत के रास्ते निकालते हैं। ये बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इनका नाम खत्म कर दिया, इनका निशान ले लिया। अब दूसरी बात ये कि जो जमात बैठी है आजाद, ये खुद गए थे ना, खुद इंडिपेंडेंट जाके इन्होंने इलेक्शन लड़ा। हमने तो नहीं कहा था। हम पीपल्स पार्टी के माजी में मिसालें हैं, जब पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगी तो हम पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से आए और आपने देखा कि हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया, हम आजाद बनकर फिर कभी ये आपने देखा सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के सुन्नी इत्तेहाद वालों को बुला लेते हैं, उसके बाद जो है अचक को अपना अपोजिशन, इनके अपने लोग कहाँ हैं? पाबंदी तो नहीं लगी, लेकिन सियासी जमात उससे कहते हैं। देखिए, अगर मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, इनके बैरिस्टर गौहर साहब ने भी उसको एक्सेप्ट किया कि जी हाँ हमें करनी चाहिए। कल स्पीकर साहब ने ऑफर किया। मैं क्विकली अब बात तो सारी सियासी जमातों की हो रही है। आप तो हुकूमत में, पीपल्स पार्टी नून लीग भी हुकूमत में है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की अवामी तासुरात के हवाले से एक सर्वे रिपोर्ट है। महदूद सिंपल होता है, ये अवाम का सही नुमाइंदा राय नहीं होती। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान में बदअनवानी में पुलिस पहले नंबर पर है और जो ठेके और जो सरकारी खरीदो फरोख्त के जो महकमे हैं वो दूसरे नंबर पे बदअनवान है और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान की अदलिया बदअनवान है और हुकूमत ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की है। 24% के साथ पुलिस सबसे बदअनवान शोबा करार दिया गया है। पंजाब में पुलिस के हवाले से तासरात जो हैं वो 34% लोग हैं और बलूचिस्तान में जो है 22% लोगों की ये राय है। ये सर्वे है, ये सारे बलूचिस्तान के अवाम की नहीं है या पाकिस्तान के। सिंध में 21% जो सैंपल था 24,000 अफराद का पूरे पाकिस्तान में, तो उसमें से 21% जो है वो राय रखते हैं कि पुलिस जो है वो सबसे बदअनवान शोबा है। इसके बाद अदलिया तीसरा बड़ा करप्ट इदारा है इस सर्वे के मुताबिक 14% शुल्का की राय में, ठीक है। और खैबर पख्तूनख्वा में 18% लोग समझते हैं कि अदलिया जो है वो तीसरा बड़ा करप्ट इदारा है। पंजाब में 17% और सिंध और बलूचिस्तान में 12% लोग अदलिया को करप्ट समझते हैं। अवामी तासुर के मुताबिक करप्शन के अहम असबाब जो है एहतसाब और शफाफियत की कमी है, मालूमात तक महदूद रसाई है, बदअनवानी और बदअनवानी के केसेस की कार्रवाई में ताखीर है। फिर 35% शुल्का के मुताबिक तहकीकात में शफाफियत की कमी, 33% के मुताबिक एंटी करप्शन इदारों की आज़ाद निगरानी का भुगतान, 32% के मुताबिक एंटी करप्शन इदारों के अख्तियारात का सियासी मकासद के लिए गलत इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मेरे सामने एक खबर सामने पड़ी है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज ही ये बयान दिया है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो जो है मुकम्मल इदारा जाती आज़ादी हासिल है उसे, ताकि शफाफियत से अपना काम जारी रख सकें और वफाकी हुकूमत नैब के जरिए सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखती। आप क्या कहते हैं मैनेजर साहब, आप भी नैब में रहे? मैं ये बिल्कुल सीएम को कम से कम ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना। नहीं, सीएम नहीं है ये, शहबाज शरीफ है, पीएम सबको झूठ नहीं बोलना चाहिए। 50 करोड़ से नीचे की करप्शन नैब उसको ले ही नहीं सकता। अच्छा, यानी आप 49 करोड़ 49,999 कर लें, कोई नहीं है। दूसरा, ये सियासी नहीं और एक काम आपने खुद कहा कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है कि एंटी करप्शन को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरी जरूर ऐड कर ले, जिनसे ये कर्जे लेकर खुश हो रहे हैं कि आज 1.2 बिलियन का कर्जा IMF उसने कहा है कि 5,300 अरब की करप्शन है गवर्नमेंट के महकमे में। तो PM साहब को ये सोचना चाहिए। मैं आपको तो इस मुल्क का सबसे बड़ा जो अलमिया है वो करप्शन है। इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई। आपके ख्याल में नैब करप्ट इदारा है?
नैब देखे, नैब जाती तौर पर शायद ना करप्ट हो, जाती से मुराद मैं इदारे की बात कर रहा हूं। हाथी बांध दिए हैं, उनके हाथ बांध दिए ना, 50 करोड़ से नीचे, मुझे बताएं 50 करोड़ से नीचे आप करप्शन का केस नहीं ले सकते, तो ऊपर वाले तो बड़े बड़े। अच्छा, नैब का सरबराह कौन है जी? जनरल है, रिटायर्ड जनरल है। अच्छा, इस वजह से आप मुतात हैं? नहीं, मुतात तो नहीं है, मैं खुद रहा हूँ, नैब खुद। जी नवान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस नंबर 1 करप्शन में है पाकिस्तान में, ये सर्वे की राय है, 24,000 लोगों का सैंपल है। जी 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 जी, आपने मतीउल्लाह जान साहब बड़े फख्र से ये सर्वे बयान कर दिया है, लेकिन बात ये है कि ये तो एक जनरल सर्वे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन से इदारे के अंदर कहां पर इस्लाह की जरूरत है, तो क्या इस्लाह की कोशिशें नहीं हो रही? क्या आज पंजाब के अंदर जो गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस के हवाले से जो इकदाम हो रहे हैं, जिसके जरिए से ट्रांसपेरेंसी आ रही है, शफाफियत आ रही है, तमाम गवर्नमेंट के मामलात जो है वो मेरिट के ऊपर हो रहे हैं, जो डिजर्विंग है उसको उसका हक दिया जा रहा है, क्या इसके अंदर आप इंप्रूवमेंट नहीं देख रहे? आज पंजाब की तरक्की आप नहीं देख रहे कि जहां पे मरियम नवाज साहबा ने दिन रात एक किया हुआ है और हर सेक्टर ऑफ लाइफ के लिए उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, और जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान मुआशी तरक्की के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रही है, मुल्की सालमियत के लिए काम कर रही है, आज दुनिया के अंदर आपका अक़वाम आलम में आपकी इज्जत बुलंद हुई है, आज अक़वाम आलम में आपका एक नाम है, दुनिया के सदूर दुनिया की कंपनीज यहाँ पे रजू कर रहे हैं, दुनिया के वज़राए आज़म यहाँ पे आ रहे हैं। आज ये वो मुल्क जो 2 साल पहले श्रीलंका बनाने चले थे नियाज़ी साहब, तो आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो डिफॉल्ट से भी निकल गया है, आज वो मुल्क डिफॉल्ट से भी निकल गया और आज वो दुनिया को लीड कर रहा है। आज सारी करप्शन लेनी है, पीपल्स पार्टी को भी जवाब देने दें। नुमान साहब अपनी सर पे सारी करप्शन ना लें, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा भी बैठी है, इनको भी जवाब देने दें। जी शायद मतीउल्लाह जान साहब, आप गलत अंदाज में बात कर रहे हैं, आपकी मुनासिब नहीं है बात। आप देखें हमारी आबादी कितनी है, तो वो और दूसरी बात ये कि बिल्कुल बदकिस्मती है कि पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है, और यही वजह है कि और फिर अदालतें भी उसमें जिस तरह आपने देखा तो इंसाफ नहीं होता। जब इंसाफ नहीं है तो ये इंसर्जेंसी चल रही है। अच्छा, आप अभी 2 दिन पहले का 3 दिन पहले का वाक्य देखें, बल्कि 5 दिन हो गया, यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में एक जज साहब के बेटे जो कि 16 साल की उम्र के थे, जिनको राइट ही नहीं था कि वो ड्राइविंग करें, और वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, सुना ये है कि उसकी नंबर प्लेट भी जो, और उसमें 2 बच्चियों की डेथ हो गई। और जब हम उसके लिए ना कोई वॉइस रेज हुई, और जब हम चाहते कि उसकी वॉइस हो, जब तक वो उनकी सुलहनामा भी हो गया। तो इस तरह की जो चीजें आती हैं, तो ये सारी बेशक। बहुत शुक्रिया शाहज़ा रहमानी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हुकूमत साहब और मियां मोहम्मद नुमान। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतने इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।